आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर नंबर 8 दैट इज ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस। सो लेट्स स्टार्ट विथ वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 1 गिवन है कि नेम द इम्यून रिस्पॉन्स विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिजेक्शन ऑफ टिश्यूज और ऑर्गन्स इन पेशेंट बॉडी पार्ट ट्रांसप्लांटेशन। सो जब हम लोग बॉडी पार्ट ट्रांसप्लांट करते हैं, ठीक है, सो हमारे बॉडी के अंदर ये कैपेबिलिटी होती है कि वो आइडेंटिफाई कर पाए कि कौन सा सेल्फ है और कौन नॉन सेल्फ टिश्यू या ऑर्गन है, ठीक है। और जो नॉन सेल्फ टिश्यू और ऑर्गन होगा उसको वो इमीडिएट रिजेक्ट करेगी, ठीक है। मीन्स बॉडी हमारा एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। आपने बहुत बार सुना होगा कि जो डोनर है उसके साथ जो पेशेंट है उसकी ऑर्गन्स मैच होने चाहिए तभी वो ऑर्गन पर्टिकुलर ऑर्गन डोनेट कर पाएगा। सो इसीलिए कि हमारे बॉडी के अंदर ये कैपेबिलिटी होती है कि वो रिजेक्ट कर पाए टिश्यूज़ और ऑर्गन जो कि नॉन सेल्फ हो। सो इसका आंसर होगा द बॉडी कैन डिफरेंशिएट सेल्फ एंड नॉन सेल्फ एंड द सेल इमीडिएट इम्यून रिस्पॉन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्राफ्ट रिजेक्शन। Question 2. When rheumatoid arthritis is caused? Rheumatoid arthritis is caused when the body attacks self cell and ability to differentiate pathogen or foreign molecule from self cell is lost. Principle of vaccination is based on which property? Principle of vaccination is based on property of memory. Next one. What is the function of opioids? Opioids act as painkillers. Name any two physiological barriers that provide innate immunity. So acid in stomach and saliva in mouth, tear in eyes. आप कोई भी दो लिख सकते हो। नेक्स्ट, दो डिजीजेस का हमें नाम बताना है जिसका कि स्प्रेड कंट्रोल किया जा सकता है बाय द इरेडिकेशन ऑफ एड्स मॉस्क्यूटो। सो अमॉन्ग दीज आप कोई भी दो लिख सकते हो। डेंगू लिख लो, चिकनगुनिया लिख लो, येलो फीवर लिख लो, ईस्टर्न इक्वाइन इंसेफेलिटिस लिख लो, वेस्टर्न नील फीवर लिख लो, जिका लिख लो, जिका वायरल फीवर लिख लो। कोई भी दो आपको लिख देना है। क्वेश्चन हमें गिवन कि हाउ डू मोनोसाइट्स एक्ट एज सेलुलर बैरियर इन ह्यूमन टू प्रोवाइड इनेट इम्यूनिटी। और इसी में और करके एक क्वेश्चन है, इन व्हाट वेज इज मोनोसाइट अ सेल बैरियर विथ रेफरेंस टू इम्यूनिटी। सो जो सेकंड वाला है वो आपका 2015 में पूछा गया, फर्स्ट वाला 2018 में पूछा गया और दोनों क्वेश्चन सेम है, बस इसकी लैंग्वेज चेंज है। दोनों क्वेश्चन का सेम मीनिंग है कि मोनोसाइट कैसे एक्ट करता है एज अ सेलुलर बैरियर और हमें किस तरीके से इनेट इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। सो मोनोसाइट्स जो होते हैं वो मोटाइल होते हैं एंड फैगोसाइटिक ल्यूकोसाइट होते हैं। दे डिस्ट्रॉय माइक्रोब्स इनगल्फ एंड डिस्ट्रॉयज द एंटीजन माइक्रोब्स एंड कंस्टिट्यूट सेलुलर बैरियर ऑफ इनेट इम्यूनिटी। और अगर वन वर्ड में आपको लिखना हो तो सिंपल लिख देना कि ये माइक्रोब्स को डिस्ट्रॉय करते हैं, इसीलिए मोनोसाइट्स जो होते हैं ह्यूमन बॉडी में एज अ सेलुलर बैरियर एक्ट करते हैं और इनेट इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट हमसे पूछ रहा है कि हाउ डू साइटोकिन बैरियर्स प्रोवाइड इनेट इम्यूनिटी इन ह्यूमन। और करके क्वेश्चन है कि साइटोकिन बैरियर हेल्प इन इवेडिंग वायरल इन्फेक्शन। सो दोनों क्वेश्चन एक ही हैं, बस लैंग्वेज डिफर है। सो हमें एक्सप्लेन करना है कि साइटोकिन बैरियर्स जो होते हैं कैसे इनेट इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं इन ह्यूमन्स। सो वायरल इन्फेक्टेड सेल्स सेक्रीट करते हैं प्रोटीन जिसका कि नाम होता है इंटरफेरॉन्स विच आर लो मॉलिक्यूलर वेट प्रोटीन। उनका मॉलिक्यूलर वेट जो होता है वो लो होता है और वो एक्ट करते हैं एज साइटोकिन बैरियर। उनका काम होता है टू प्रोटेक्ट नॉन इन्फेक्टेड सेल्स फ्रॉम फर्दर इन्फेक्शन और इन दिस वे हमारे साइटोकिन बैरियर जो है वो एक्ट करते हैं और इनेट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं इन ह्यूमंस। हमें बताना है कैटेगरी ऑफ डिजीज़ जिसके अंडर र्यूमाटॉइड अर्थराइटिस आता है। सो दैट कम्स अंडर ऑटो इम्यून डिजीज़। हमें कंडीशन बताना है इन वर्टिब्रेट्स के अंदर वेयर द बॉडी अटैक्स सेल्फ सेल। सो इट इज़ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर और ऑटो इम्यून डिजीज़। हमें सजेस्ट करना है मेथड टू इंश्योर एन एनामिस्टिक रिस्पॉन्स इन ह्यूमन। सो मेथड्स कौन से हो सकते हैं, वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन। और इम्यूनाइजेशन एक्टिव इम्यूनिटी भी हो सकती है और पैसिव इम्यूनिटी भी हो सकती है।
or weakened or inactive microbes, pathogens, proteins, antibodies introduced in the host body. इसमें से आप कोई भी दो लिख लेना, that will be correct. Name the stage of Plasmodium that gains entry into human when bitten by an infected female anopheles. Sporozoites. Trace the route of sporozoite of Plasmodium when it enters human body through the bite of infected female anopheles mosquito till its entry into the RBCs. स्पोरोजॉइट अटैक करते हैं लीवर सेल्स को. स्पोरोजॉइट रिप्रोड्यूस करते हैं एसेक्सुअली इन लीवर सेल्स और ब्रस्टिंग देम एंड देन रीच आरबीसी. Patient is down with amoebiasis. List the symptoms that confirm this infection and even we need to name the causative pathogen. Symptoms भी बताना और pathogen भी बताना है इस infection का. So symptoms is constipation, abdominal pain, stool with mucus, blood clot, and pathogen is Entamoeba histolytica. Retroviruses have no DNA. However, the DNA of the infected host cell does possess the viral DNA. How is it possible? रेटोवायरस के पास DNA नहीं होता है, बट जो इन्फेक्टेड होस्ट सेल है उसमें DNA पाया जाता है. सो ऐसा कैसे पॉसिबल है? सो आफ्टर इन्फेक्शन द होस्ट सेल द वायरल RNA undergoes reverse transcription in the presence of an enzyme, reverse transcriptase, as a result of which viral DNA is formed. This DNA then gets incorporated into infected host DNA. Next is assertion and reason question. Question 1 का हमें assertion है acquired immunity एक पैथोजन स्पेसिफिक डिजीज़ है और इट इज़ नॉट प्रेजेंट सिंस बर्थ. तो ए होगा बिकॉज दोनों करेक्ट है. अक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है वो पैथोजन स्पेसिफिक है क्योंकि वो बर्थ से ही प्रेजेंट नहीं होती है, वो विथ टाइम जो हम हैं ह्यूमन से वो गेन करते हैं उसको और लर्न करते हैं. सो असर्शन रीज़न दोनों करेक्ट है एंड रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. नेक्स्ट हमें क्वेश्चन 2 गिवन है, उसमें हमें असर्शन गिवन है कि शेयरिंग ऑफ इंजेक्शन निडल्स बिटवीन 2 इंडिविजुअल इज़ नॉट रेकमेंडेड और रीज़न इसका गिवन है दिस ट्रांसमिट एसटीडीज लाइक एड्स एंड हेपेटाइटिस फ्रॉम डिजीज पर्सन टू द हेल्दी पर्सन. सो ये असर्शन और रीज़न दोनों हमारा करेक्ट है, ठीक है, और रीज़न हमारा करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का. और ये जो क्वेश्चन है शेयरिंग ऑफ इंजेक्शन नीडल बिटवीन 2 इंडिविजुअल इज़ नॉट रेकमेंडेड, ये आपका गिव रीज़न में भी पूछा जा चुका है. असर्शन रीज़न में तो गिवन नहीं है बट आपका गिव रीज़न में भी ये क्वेश्चन आ चुका है प्रीवियसली, PYQ में आपका गिवन है. सो इसका एक्सप्लेनेशन है कि शेयरिंग ऑफ इंजेक्शन नीडल इज़ नॉट रेकमेंडेड सो एज टू अवॉइड द ट्रांसमिशन ऑफ एसटीडीज लाइक एड्स एंड हेपेटाइटिस फ्रॉम डिजीज पर्सन टू द हेल्दी पर्सन. इसमें आपका असर्शन गिवन है पैथोजेन आर डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म. रीज़न आपका गिवन है सैल्मोनेला टाइफी इज़ अ पैथोजेनिक वायरस कॉजिंग ट्यूबरक्यूलोसिस. इसमें आपका असर्शन करेक्ट है, रीज़न आपका रॉन्ग है. इसका आपका एक्सप्लेनेशन है कि असर्शन इज़ ट्रू बट रीज़न इज़ रॉन्ग. सैल्मोनेला टाइफी एक पैथोजेनिक बैक्टीरियम है दैट कॉजेज टाइफॉइड फीवर इन ह्यूमन बींग्स और यहाँ पे मेंशन्ड है ट्यूबरक्यूलोसिस विच इज़ रॉन्ग, टाइफॉइड फीवर कॉज करता है. नेक्स्ट है हमारा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन. नेम वन एयरबॉर्न एंड अ वाटरबॉर्न डिजीज इन ह्यूमन, लिस्ट वन स्पेसिफिक सिम्टम ऑफ ईच वन ऑफ देम. सो एयरबॉर्न डिजीज़ हमारा ट्यूबरक्यूलोसिस है, इन्फ्लुएंजा है. कोई भी एक हमें बताना, तो इन दोनों में से आप कोई भी एक बता देना. सिम्टम्स इनके क्या है, तो पेन एंड डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग एंड कफिंग. और वाटरबॉर्न डिजीज़ डायरिया, टाइफॉइड और सिम्टम है लूज मोशन, वाटरी स्टूल. Now list 2 disease that spread through inhaling droplet or aerosol. Write one prominent symptom for each one of them. So disease that spread through inhaling droplet and aerosol are diphtheria and common cold. Symptoms of diphtheria: sore throat, swollen lymph nodes, and symptom of common cold: nasal congestion and sneezing. How is the normal human body temperature of 37 डिग्री सेल्सियस मेंटेन ड्यूरिंग समर एंड विंटर? ये आपका गिव रीज़न में पूछ चुका है, जो कि मैंने इंपॉर्टेंट गिव रीज़न ऑलरेडी वीडियो में करवा रखा है. तो अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप चेकआउट कर लेना, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना, वहाँ पे आपको मिल जाएगा.
सो कैसे कंट्रोल रहता है ह्यूमन का नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इन समर एंड विंटर, वो हमें एक्सप्लेन करना है. सो ह्यूमन बींग्स मेंटेन अ कांस्टेंट टेम्परेचर ऑफ 37 डिग्री सेल्सियस इन समर. आउटसाइड टेम्परेचर इज़ मच हायर दैन आवर बॉडी टेम्परेचर. सो समर्स में हमारे बॉडी टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर हमारे आउटसाइड इन्वायरमेंट में रहता है. देयरफॉर वी स्वेट प्रोफ्यूजली, इसलिए हमारी बॉडी स्वेट करती है. ठीक है. दिस रिजल्ट्स इन इवापोरेटिव कोल्ड कूलिंग एंड आवर बॉडी टेम्परेचर इज़ रिड्यूस टू नॉर्मल, जिस वजह से कूलिंग इफेक्ट करता है हमारा बॉडी बाय लूजिंग स्वेट. ठीक है. वो स्वेट प्रोड्यूस करता है जिस वजह से हमारा कूलिंग इफेक्ट होता है और हम अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करके रख पाते हैं एंड आवर बॉडी टेम्परेचर इज़ रिड्यूस टू नॉर्मल. और विंटर में क्या होता है कि आउटसाइड टेम्परेचर जो रहता है वो कम रहता है इन कंपैरिजन टू आवर बॉडी टेम्परेचर, इसीलिए हम सिवर करते हैं, जिस वजह से इट्स द काइंड ऑफ एक्सरसाइज जिससे हीट प्रोड्यूस होता है जो कि हमारा बॉडी टेम्परेचर को रेज करता है और फिर हम लोग इसको कांस्टेंट मेंटेन करके रखते हैं. नाउ हमें डिफ्रेंशिएट करना है बिटवीन द रोल ऑफ बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट इन जनरेटिंग इम्यून रिस्पॉन्स. और प्रिंसिपल ऑफ वैक्सीनेशन इज बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ मेमोरी ऑफ इम्यून सिस्टम. टेक वन सुटेबल एग्जाम्पल, जस्टिफाई द स्टेटमेंट. सो पहले हम लोग फर्स्ट वाला बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट में डिफरेंस देख लेते हैं. सो बी लिम्फोसाइट हमारा क्या है, तो बी लिम्फोसाइट प्रोड्यूस प्रोटीन कॉल एंटीबॉडीज इन रिस्पॉन्स टू पैथोजन इनटू आवर बॉडी टू फाइट विद देम. बी लिम्फोसाइट फॉर्म करते हैं ह्यूमोरल और एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यून सिस्टम. बी लिम्फोसाइट मैच्योर होते हैं इन बोन मैरो. और टी लिम्फोसाइट की बात रही तो टी लिम्फोसाइट जो होते हैं, द टी सेल्स देमसेल्फ डू नॉट सेक्रीट एंटीबॉडीज बट हेल्प बी सेल प्रोड्यूस देम. टी सेल्स जो होते हैं वो सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम फॉर्म करते हैं और टी सेल जो होते हैं वो ओरिजिनेट करते हैं बोन मैरो में बट मैच्योर करते हैं थाइमस में. अब और करके Principle of vaccination is based on the property of memory of the immune system. Taking one suitable example, justify the statement. सो इससे कंक्लूज़न यही है कि जब वैक्सीन को हम किसी भी बॉडी में इंसर्ट करते हैं तो हमारा तो एंटीजेंस जो होते हैं वो हमारे बॉडी में चले जाते हैं. सो हमारी बॉडीज़ जो होती है वो एंटीबॉडीज़ बनाती है जो कि न्यूट्रलाइज करेगा पैथोजेनिक एजेंट्स को ड्यूरिंग एक्चुअल इन्फेक्शन. तो इस वजह से हमारी मेमोरी बीटा और बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट सेल्स जो होते हैं वो जनरेट हो जाते हैं. ठीक है. जो कि हेल्प करते हैं रिकॉग्नाइज करने में कि पैथोजन कौन से हैं. ठीक है. जो डिजीज़ को कॉज कर रहे हैं. और उसके बाद वो अटैक भी करते हैं इन अ मैसिव वे उन इन्वेडर्स को. फॉर एग्जांपल अगर पोलियो वैक्सीन लगाया गया है किसी भी ह्यूमन को, ठीक है, तो एक्चुअल पैथोजन जो उस इन्फेक्शन के होंगे उन्हीं पे वो एक्ट करेंगे. ठीक है. इसलिए बोला गया कि एज अ प्रिंसिपल ऑफ मेमोरी पे भी वो एक्ट करते हैं. सो इफ़ अ पर्सन इज इन्फेक्टेड विद सम डेडली माइक्रोब्स टू विच अ क्विक immune response is required in tetanus, we need to directly inject the performed antibodies or antitoxins into the body, because antibodies और antitoxin खुद ही आइडेंटिफाई कर लेते हैं पैथोजेंस को और उसके अगेंस्ट में वो वर्क करते हैं. Why is the structure of an antibody molecule represented as H2L2? Name any two type of antibodies produced in the body. So जो H2L2 का स्ट्रक्चर होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है एंटीबॉडी मॉलिक्यूल में. सो L2 जो है वो इसमें रिप्रेजेंट करता है 2 लाइट स्मॉल पॉलीपेप्टाइड चेन और H2 हमारा रिप्रेजेंट करता है 2 हेवी लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन. और अब हमें दो टाइप ऑफ एंटीबॉडीज़ बताने हैं जो प्रोड्यूस होता है ह्यूमन बॉडी में. सो इसमें से आप कोई भी दो लिख देना. ठीक है. IgA होता है, IgM होता है, IgE होता है, IgG होता है. ठीक है. तो कोई भी आप दो लिख लेना. नेक्स्ट हमसे पूछ रहा है कि नेम द टाइप ऑफ इम्यूनिटी अ बेबी इज बॉर्न विथ. व्हाट इज इट्स डिफरेंट फ्रॉम वन ही गेट्स फ्रॉम द मदर मिल्क आफ्टर बर्थ. सो बर्थ के टाइम पे जो इम्यूनिटी प्रेजेंट रहता है वो होता है इनेट इम्यूनिटी. ठीक है. और इनेट इम्यूनिटी इसलिए डिफरेंट है क्योंकि जो बेबी है उसको जो मदर के मिल्क से मिलता है वो इम्यूनिटी अक्वायर्ड होता है और वो इम्यूनिटी उसको मदर के मिल्क से मिलती है जिसमें क्लोस्ट्रम नाम का येलो फ्लूइड होता है. इस वजह से
उसको ये इम्यूनिटी मिलती है, ठीक है। तो इसीलिए ये डिफरेंट है, क्योंकि बर्थ के टाइम पे अक्वायर्ड और पैसिव इम्यूनिटी उसके पास नहीं थी, उसके पास इनेट इम्यूनिटी, बट आफ्टर बर्थ जब उसने मदर का मिल्क लिया तो उसके पास अक्वायर्ड और पैसिव इम्यूनिटी आ गई। सो दैट्स व्हाई इट इज़ डिफरेंट। वैक्सीन क्या है, ठीक है। व्हाट इज वैक्सीन, हाउ डू दे एक्ट टू प्रोवाइड लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी टू एन इंडिविजुअल हु इज वैक्सीनेटेड। So vaccine is an antigen protein of pathogen or inactivated or weakened pathogen or their toxin। और जब इसको ह्यूमन बॉडी में हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं, who is required to be made immune, it stimulates the production of antibodies and memory cells, which is called primary response। It produces memory cells when this pathogen enters the second time। These memory cells show rapid and massive response to that body become immune to this pathogen। So mention one application for each of the following। तो पहले है passive immunization। So passive immunization provide performed antibodies, antitoxins for quick response in case of infection by deadly microbes, टिटनस और स्नेक बाइट। सो टिटनस और स्नेक बाइट इन सब में क्विक रिस्पॉन्स की ज़रूरत पड़ती है, तो इस केस में हम लोग पैसिव इम्यूनाइजेशन का यूज़ करते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट हमसे पूछ रहा है एंटी हिस्टामाइन का एप्लीकेशन। सो एंटी हिस्टामाइन रिड्यूसेस सिम्टम्स ऑफ एलर्जी। नेक्स्ट क्लोस्ट्रम। सो क्लोस्ट्रम प्रोवाइड पैसिव इम्यूनिटी एंटीबॉडीज IgA टू न्यू बॉर्न, जो कि मदर के मिल्क में पाया जाता है जब एट अ टाइम जब न्यू बॉर्न बेबी का बर्थ होता है। नाउ हमसे पूछ रहा है साइटोकिनिन बैरियर का एप्लीकेशन। सो प्रोटेक्शन ऑफ नॉन इन्फेक्टेड सेल्स फ्रॉम फर्दर वायरल इन्फेक्शन। Name the type of immunity that the colostrum provide to the newborn baby. Write by giving an example where this type of immunity should be provided to a person. So colostrum जो है वो provide करता है हमारा passive immunity. So in case of infection by deadly microbes, for example snake bite, where quick immune response is required। नेम द सेल्स HIV ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, HIV का फुल फॉर्म है, ठीक है। वो गेन करता है एंट्री इनटू आफ्टर इन्फेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी। एक्सप्लेन द इवेंट्स दैट अकर इन दीज सेल्स। सो HIV मीन्स ह्यूमन इम्यून डिफिशियंसी वायरस एंटर करता है इनटू मैक्रोफेजेस आफ्टर गेटिंग द ह्यूमन बॉडी। HIV मल्टीप्लाई कर जाता है फर्स्ट इन माइक्रोफेजेस एंड देन इन हेल्पर्स टी सेल और लिम्फोसाइट, इवेंट जो कि अकर करते हैं इन ह्यूमन होस्ट आफ्टर द एंट्री ऑफ HIV। सो फर्स्ट आफ्टर एंटरिंग इन द ह्यूमन बॉडी HIV वायरस अटैक्स एंड एंटर्स द माइक्रोफेजेस। आफ्टर दैट इनसाइड द माइक्रोफेजेस द RNA ऑफ द वायरस replicates with the help of enzyme reverse transcriptase and give rise to viral DNA। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का यहाँ पे वर्ड आपने पढ़ा होगा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टर मीन्स RNA से हम जब DNA बनाते हैं ना, सो इसको हम लोग रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, ठीक है। सो इस प्रोसेस से जाके वो गिव राइज करता है टू वायरल DNA। देन दिस वायरल DNA इनकॉपरेट्स इनटू द होस्ट सेल DNA, और ये जो वायरल DNA है देन वो जो सेल का DNA है उसमें इन्वेट करता है, ठीक है। यूज raw materials and infected cells machinery and directs the synthesis of viral particles। at the same time HIV जो है वो एंटर करता है हेल्पर्स टी लिम्फोसाइट में, रेप्लिकेट करता है और प्रोड्यूस करता है अपनी प्रोजेनीस को। एज अ रिजल्ट टी लिम्फोसाइट स्टार्ट कर जाता है डिक्रीजिंग इन नंबर एंड इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ अ पर्सन जो है वो वीक हो जाता है। Which organ of human body is initially affected when bitten by an infected female anopheles? So जो organ है उसका नाम है liver cells, जो कि affect होता है जब when a human body is bitten by an infected female anopheles। और कौन सा स्टेज है ऑफ parasite that infects this organ? तो sporozoites, ठीक है। और हमें एक्सप्लेन करना है इवेंट्स जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर चिल एंड हाई फीवर इन पेशेंट्स। So the infected female anopheles is carriers of malaria parasite called Plasmodium। So when bitten by this carrier, the liver is initially affected। The infective stage of Plasmodium is sporozoite, as we have seen. This is
इंजेक्टेड इनटू द बॉडी बाय फीमेल एनोफिल्स फ्रॉम ब्लड, ये जो हमारे स्पोरोजोइड्स है रीच करते हैं लिवर सेल्स, ठीक है, वेयर वहाँ पे वो जाके मल्टीप्लाई कर जाते हैं इन लिवर सेल्स, लिवर सेल्स रप्चर कर जाता है और लिबरेट करता है पैरासाइट्स इन ब्लड, जहाँ पे आरबीसीज को वो अटैक करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं और उसका भी रप्चर करते हैं। रप्चर ऑफ आरबीसी इज एसोसिएटेड विद द रिलीज ऑफ टॉक्सिन, और आरबीसी का जब वो रप्चर करते हैं तो उससे एक टॉक्सिन रिलीज होता है जिसका नाम होता है हेमोजोइन, ठीक है, जो कि रिस्पॉन्सिबल है चिल्स और हाई फीवर रीअकरिंग एवरी 3 to 4 डेज। नेक्स्ट हमें बोल रहा है नेम एनी 2 सेकेंडरी lymphoid ऑर्गन इन अ ह्यूमन बॉडी एंड स्टेट द फंक्शन ऑफ एनी ऑफ देम। सो स्प्लीन, lymph node, tonsil, Peyer's patch of intestine, वर्मीफॉर्म, अपेंडिक्स, ये सब हमारे सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है इसमें, और इनका हमें फंक्शन पहले बताना है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, दे एक्ट एज अ साइट फॉर इंट्रैक्शन ऑफ लिम्फोसाइट विच इज़ एंटीजन एंड कॉज इम्यून रिस्पॉन्सेज। और फिर हमसे पूछ रहा है कि हमें फंक्शन बताना है इनमें से किसी एक का, ठीक है। तो इनमें से किसी एक का हमने स्प्लिन ले लिया, ठीक है। सो ये स्प्लिन का क्या फंक्शन होता है कि ये ट्रैप करता है ब्लड बॉर्न माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड वर्न आउट आरबीसीज, दस फिल्टर्स ब्लड। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है हमारा, मेंशन द केमिकल नेचर ऑफ एंटीबॉडी एंड नेम द टाइप ऑफ सेल्स दे आर प्रोड्यूस्ड बाय। राइट द डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी रिस्पॉन्स ऑन द बेसिस ऑफ एंटीबॉडीज। सो हमें केमिकल नेचर बताना है एंटीबॉडी का और नेम करना है द टाइप ऑफ सेल्स जो कि एंटीबॉडीज हमारी प्रोड्यूस करती है। आफ्टर दैट हमें डिफ्रेंशिएट करना है बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव इम्यून रिस्पॉन्स ऑन द बेसिस ऑफ एंटीबॉडीज। सो लेट्स सी। सो केमिकली एंटीबॉडीज क्या होते हैं, तो प्रोटीन्स होते हैं। दे बिलोंग टू द इम्यूनोग्लोब्यूलिन फैमिली ऑफ प्रोटीन। दे आर वाई शेप्ड लार्ज मॉलिक्यूल्स produced by plasma cell. They are important constituents of immune system. और antibodies जो होते हैं वो produce किए जाते हैं by specialized white blood cells called B lymphocyte or B cell. When an antigen binds to B cell surface, it stimulates the B cell to divide and mature into a group of identical cells called clone. सो अब हमें डिफ्रेंशिएट करना है एक्टिव और पैसिव इम्यून रिस्पॉन्सेज में, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ एंटीबॉडीज। सो एक्टिव इम्यूनिटी, it is a type of acquired immunity in which the body produces its own antibodies against disease causing antigen. और पैसिव इम्यूनिटी क्या है, तो it is a type of acquired immunity in which ready-made antibodies are transferred from one individual to another. Active immunity has a long lasting effect and passive immunity it does not have long lasting effect. Active immunity, it is slow, it takes time in producing antibodies and giving response. Passive immunity, it is fast, it produces immediate relief. एक्टिव इम्यूनिटी का एग्जाम्पल है इंजेक्टिंग माइक्रोब्स थ्रू वैक्सीनेशन इन द बॉडी। पैसिव इम्यूनिटी का एग्जाम्पल है ट्रांसफर ऑफ एंटीबॉडीज प्रेजेंट इन मदर्स मिल्क टू द इन्फेंट। ये इसका एग्जाम्पल क्यों है, बिकॉज अभी हमने देखा कि क्लोस्ट्रम जो होता है ना, जो कि मदर मिल्क में प्रेजेंट होता है। सो क्लोस्ट्रम जो है इमीडिएट अगर कहीं पर रिक्वायरमेंट है, मान लो कि स्नेक बाइट हो गया या टिटनेस, जहाँ पे इमीडिएट या क्विक रिस्पॉन्स की ज़रूरत है, सो इसीलिए इसको पैसिव इम्यूनिटी के हमने कैटेगरी में इस एग्जाम्पल को रखा है। So, if a child is born with ADA deficiency, suggest and explain a procedure for possible lifelong permanent cure. सो अगर एक चाइल्ड है जो ADA डिफिशियंसी के साथ बॉर्न हुआ है, ठीक है, तो हमें सजेस्ट करना है और एक्सप्लेन करना है प्रोसीड्यूर जिसके कारण उसका लाइफ लॉन्ग परमानेंट क्योर किया जा सकता है इस डिजीज़ का, ठीक है। सो जीन थेरेपी के द्वारा लिम्फोसाइट्स जो होते हैं फ्रॉम द ब्लड ऑफ पेशेंट आर ग्रोन इन कल्चरल आउटसाइड द बॉडी। फंक्शनल ADA cDNA is introduced in these lymphocytes. These cells are returned to the patient's body at early. So इसी में हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि नेम एनी अदर पॉसिबल ट्रीटमेंट फॉर दिस डिजीज़। सो इसके दो और ऐसे ट्रीटमेंट हैं जिसको हम लोग कर सकते हैं इस डिज़ीज़ के लिए। सो एक है आपका बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन और दूसरा है एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी। नाउ नेक्स्ट है हमारा नेम द कॉजेटिव एजेंट्स ऑफ न्यूमोनिया एंड कॉमन कोल्ड। सो न्यूमोनिया का कॉजेटिव एजेंट है आपका स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी और
कॉमन कोल्ड का आपका कॉजेटिव एजेंट है हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा या फिर राइनो वायरस। नाउ हाउ डू दीज डिफर इन देयर सिम्टम्स, सिम्टम्स में कैसे ये दो डिजीज़ जो है न्यूमोनिया और कॉमन कोल्ड डिफर करते हैं। सो न्यूमोनिया जो है वो इन्फेक्ट करता है एल्वियोली ऑफ लंग्स और कॉमन कोल्ड इन्फेक्ट करता है नोज़ एंड रेस्पिरेटरी फेज। न्यूमोनिया का सिम्टम होता है चिल्स और कॉमन कोल्ड में सोर थ्रोट। न्यूमोनिया में लिप्स फिंगर में टर्न ग्रे इनटू ब्लैक और कॉमन कोल्ड में हॉर्सनेस देखने को मिलता है। नाउ मेंशन एनी टू सिम्टम्स कॉमन इन बोथ। सो हमें दो सिम्टम्स मेंशन करना है जो न्यूमोनिया और कॉमन कोल्ड दोनों में सो न्यूमोनिया और कॉमन कोल्ड दोनों में कफ देखने को मिलता है और हेडेक। What is allergic reaction? So the exaggerated response of immune system to certain antigen present in the environment is called allergic reaction. Name any two drugs used to quickly reduce the symptoms of allergy. Antihistamine and adrenaline या फिर steroids. Why do more and more children in metro cities of India suffer from allergies and asthma? Due to deteriorating air quality, sensitivity to the environment, allergens, lowering of immunity due to the modern day lifestyle, जो कि अगर आप प्रेजेंट डे में दिल्ली का देखो तो वहाँ पे भी कितना बैड क्वालिटी या फिर डिटोरिएटिंग एयर क्वालिटी है वहाँ पे, जिस वजह से ये प्रॉब्लम्स देखने को मिल रहा है। दिस क्वेश्चन इज VBI, ये आपसे पूछता ही है कि आपको लाइफ साइकिल जो है वो पैरासाइट इन ह्यूमन बॉडी प्लाज्मोडियम का आपको लाइफ साइकिल बना के बताना है, ठीक है। सो इसका डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है, डायग्राम भी बहुत बार बनाने को बोला गया है। ये इसका डायग्राम है, आप एक बार देख लेना, आपके NCERT में भी गिवन होगा, ठीक है। सो डेफिनेटली इसको आप प्रैक्टिस कर लेना। दिस इज VBI। नाउ अब हमें डिफ्रेंशिएट करना है इनेट इम्यूनिटी में और अक्वायर्ड इम्यूनिटी में। सो इनेट इम्यूनिटी क्या होता है, तो नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ रिस्पॉन्स होते हैं। अक्वायर्ड इम्यूनिटी हमारा पैथोजन स्पेसिफिक डिफेंस होता है। इनेट इम्यूनिटी हमारा प्रेजेंट होता है एट द टाइम ऑफ बर्थ। अक्वायर्ड इम्यूनिटी हमारा अक्वायर्ड होता है बाय बॉडी आफ्टर बर्थ। इनेट इम्यूनिटी हमारा प्रोवाइड करता है अ बैरियर टू द एंट्री ऑफ फॉरेन एजेंट्स इनटू आवर बॉडी। और अक्वायर्ड इम्यूनिटी इज कैरेक्टराइज्ड बाय मेमोरी। इनेट इम्यूनिटी 4 टाइप्स के होते हैं, फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, सेलुलर बैरियर एंड साइटोकिन बैरियर। और अक्वायर्ड इम्यूनिटी हमारे 2 टाइप के होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। नेम द सिंथेटिक ड्रग्स स्ट्रक्चरली रिलेटेड टू एड्रेनालाइन। सो amphetamines are synthetic drugs which are structurally related to adrenaline. Name the body system affected by cannabinoids. Cannabinoids affect the cardiovascular system of the body. Now हमें explain करना है with reference to drug और अल्कोहल अब्यूज़ की एडिक्शन क्या है, डिपेंडेंस क्या है, विड्रॉल सिम्टम क्या है और ड्रग अब्यूज़ क्या है। So what is addiction? It is defined as chronic disorder characterized by compulsive drug seeking, continued use of drug despite knowing its harmful consequence. Long use of the drug can cause long lasting changes in the brain. So addiction means आप समझ सकते हो लत लग जाना, ठीक है। मीन्स आप जानते हो कि वो चीज़ आपके लिए हार्मफुल है, देन ऑल्सो आप उसका आपके लिए आपके माइंड जो आपको बॉडी इतना आपको मजबूर कर देता है कि आपको उसका लत लग जाता है कि आपको उसको इनटेक करना ही करना है। ये एडिक्शन होता है। सो इसको आप अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हो। डिपेंडेंस क्या होता है, तो इट इज़ रिपीटेड अनकंट्रोलेबल यूज ऑफ अल्कोहल और ड्रग इन सच अ वे दैट इंडिविजुअल्स फिजिकल और मेंटल हेल्थ डज नॉट वर्क अकॉर्डिंग टू हिम. It also leads to the development of high tolerance of substance such as body adapts to drug, leading to desire for larger or more frequent doses. सो डिपेंडेंस कहने का मतलब है कि अगर आप कंटिन्यूअस वे में ड्रग को कंज्यूम कर रहे हो, सो एक पॉइंट ऑफ टाइम आएगा जब आप ड्रग पे डिपेंडेंट हो जाओगे। मीन्स आप अगर ड्रग नहीं लोगे तो आपकी बॉडी अलग अलग प्रकार की सिम्टम्स शो करेगी। आपको वो ड्रग पे इतना डिपेंडेंसी बढ़ जाएगा कि वो आपके लिए एक नेसेसिटी की तरह एक्ट करेगा। बिना उसके आप फिजिकल मेंटल कुछ काम कर ही नहीं पाओगे और दिन पर दिन आप उस पर डिपेंडेंट हो जाओगे और आपका फिजिकल और मेंटल हेल्थ जो है वो करना बंद कर देगा, ठीक है। और डिपेंडेंस इस टाइप का होता है कि डे बाय डे आपका जो डोजेज है वो इंक्रीज़ होते चला जाएगा।
that will result in your desire for large and more frequent doses. Next है आपका withdrawal symptoms. तो symptom that occur when one individual discontinue or decrease the intake of medicational or recreational drugs, but for the appearance of drug one must have first developed a form of drug dependence. विड्रॉल नाम से ही पता चल रहा है कि जब आप विड्रॉ करते हैं मीन्स डिसकंटिन्यू कर देते हैं, ठीक है। सो जब आप डिसकंटिन्यू कर देते हैं तो ये सिम्टम्स तब अपीयर होते हैं जब आप ड्रग का इंटेक डिसकंटिन्यू कर देते हैं या फिर आप डिक्रीज कर देते हैं द इंटेक ऑफ मेडिकेशनल और रिक्रिएशनल ड्रग्स। बट इसका अपीयरेंस तभी होगा जब फर्स्ट आप में ड्रग डिपेंडेंस डेवलप होगा, बिकॉज ड्रग डिपेंडेंस में हमेशा जो डिज़ायर होती है वो लार्ज और मोर फ्रिक्वेंटली इंक्रीज़ होते जाती है डोजेस की। तो इसीलिए पहले तो आप में ड्रग डिपेंडेंस आएगा, देन आप में विड्रॉल सिम्टम्स आएगा। नाउ ड्रग अब्यूज़, तो जब ड्रग आर टेकन अदर दैन नॉर्मल क्लिनिकल यूज्ड इन अमाउंट कंसंट्रेशन विच इम्पेयर्स वन फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल फंक्शन इज कॉल्ड ड्रग अब्यूज़। और causes of drug abuse, so need for adventure and excitement, stress रहता है, unsupportive family friend and curiosity. Now we need to define adolescence. Why are adolescents advised not to smoke? How smoking affects the functioning of the body? Explain in reference to the rise in blood pressure and emphysema. So adolescence refers to the period and process of rapid growth and physical mental development from childhood to adulthood. Okay? और दूसरा इसमें क्वेश्चन हमें पूछ रहा है कि एडोलेसेंट्स को क्यों एडवाइस किया जाता है कि वो स्मोक ना करें। सो एडोलेसेंट्स आर एडवाइज नॉट टू स्मोक बिकॉज इट इज़ अडिक्टिव इन नेचर, इट इज़ हार्ड टू गेट राइट ऑफ द यूज़ ऑफ टबाको और एनी ड्रग और एनी स्मोक। सो बट यहाँ पे आपको स्मोकिंग यूज़ किया गया है तो इसलिए आप लिखना टोबैको, ठीक है। सो स्मोकिंग प्रोड्यूस करता है नेगेटिव इफेक्ट ऑन द बॉडी। स्मोकिंग ऑफ टोबैको इज एसोसिएटेड विथ कैंसर ऑफ लंग्स, यूरिनरी ब्लैडर, ब्रोंकाइटिस, कोरोनरी हार्ट डिजीज एक्सेट्रा। और दूसरा इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक्सप्लेन इन रेफरेंस टू द राइज इन ब्लड प्रेशर एंड इफाइसिमा। तो जब आप स्मोकिंग करते हो ना तो इससे जो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड का कंटेंट है ब्लड में वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, जिस कारण से ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड जो है वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। सो जो हमारा द निकोटीन जो हमारा तंबाकू है वो स्टिम्युलेट करता है एडर्नल ग्लैंड टू सेक्रीट एडर्नेलाइन और नॉन एडर्नेलाइन। ये हार्मोन्स इंक्रीज कर देते हैं हमारा ब्लड प्रेशर को और हार्ट रेट को। सो कहने का सेंस है कि जब आप स्मोकिंग ज़्यादा करोगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड का जो प्रेजेंस है कंटेंट है वो ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा आपके ब्लड में, जो कि आपका जो ब्लड कैरिंग कैपेसिटी है उसमें फिर इंटरफेयर करने लगेगा, जिस कारण से आपके एडर्नेलाइन और नॉन एडर्नेलाइन टाइप के हार्मोन्स प्रोड्यूस होने लगेंगे, जो कि आपका ब्लड रेट और जो आपका हार्ट रेट है वो इंक्रीज कर देगा। इसलिए ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल होगा आपके लिए। सो विथ रेफरेंस टू ब्लड प्रेशर एंड एम्फेसिमा मैंने एक्सप्लेन आपको कर दिया। ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन था। तो हमने ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन जो है इस चैप्टर से रिलेटेड सारे PYQ कवर कर लिए हैं। सो अब आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना।